तो चलिए आज एक फिर से नया सेशन में आज हम लोग पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं लॉर्ड मैकाले के बारे में। तो लॉर्ड मैकाले के बारे में कहा जाता है कि वो जो है ब्रिटिश इंडिया में जब अंग्रेजों की शुरुआत मतलब यहाँ वो आए और रूल करना शुरू किए तो उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए वो जो है जिम्मेदारी लिए और किस प्रकार से भारत की एजुकेशन सिस्टम काम करेगा, तो उसके लिए वो जिम्मेदारी संभाले। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने जो है भारत में आकर के वो एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से बनाया जाए। जब 1600 ईस्वी के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और इस इंडिया कंपनी ने जब जो है यहाँ भारत में शासन करना शुरू किया और शासन करना शुरू किया, तो यहाँ चूंकि अंग्रेजों की संख्या, क्योंकि वो तो बहुत अल्प मात्रा में आए थे, लेकिन मतलब शासन करना था पूरा जो है बृहत्तर पैमाने पर, और भारत एक विशाल देश है। तो इस विशाल देश में कैसे उतना बड़े शासन व्यवस्था को चलाया जाए, तो उसके लिए लोगों मतलब अंग्रेजों को जरूरत थी लोगों की। तो कैसे जो है यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाया जाए सुचारू रूप से, तो एक एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत महसूस हुई। और कई सारे रियासतों में, कई सारे प्रदेशों में अ, अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो है लागू हो गया था। इसके लिए उसे लोगों की जरूरत थी। तो वो जो है लॉर्ड मैकाले को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप यहाँ आए और यहाँ के लिए, भारत के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाएं, ताकि जो है भारत में सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। तो लॉर्ड मैकाले इसी बैकग्राउंड में जो है वो यहाँ पर आते हैं और आज एजुकेशन शासन व्यवस्था या एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से बनाया जाए उसको जिम्मेदारी सौंपती है। तो यहाँ आपका पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैकाले's मिनट हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। तो किससे इतिहास के किस परिप्रेक्ष्य में उसका पदार्पण हुआ, उसको देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन colonial India was almost non-existent at first because their sole goal was to make a profit through trade and other means। तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर जैसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट था, यानी एजुकेशन को लेकर के किस प्रकार से एजुकेट किया जाए लोगों को, तो वो यहाँ पर कुछ भी उस तरह का अस्तित्व नहीं था कि किस नीति के आधार पर जो है यहाँ पर एजुकेशन होना चाहिए, किस प्रकार के एजुकेशन दिया जाना चाहिए लोगों को, कैसे दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, क्या एजुकेशन दिया जाना चाहिए। तो इसकी नीति जो है वो यहाँ भारत में नदारद थी। आगे बोल रहा है क्या ग्रेजुअली द वैल्यू ऑफ एजुकेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। आगे जाकर के ये समझ में आया ब्रिटिश ब्रिटिश रूलर
को कि यहाँ पर मतलब उसे समझ में आ गया कि भारत में किस प्रकार से पॉलिसी जो है यहाँ बनाया जाए, तो उसका मूल्य समझ में आया कि एजुकेशन पॉलिसी यहाँ होना ही चाहिए, एक नीति नियम बनाना चाहिए। एंड द कंपनी बिगन टू कंस्ट्रक्ट ए फ्यू इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, है ना। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर भारत में जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो वो कंपनी के फॉर्म में आए थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो डायरेक्ट कहने का मतलब वो राजा नहीं आए, है ना। वहाँ के राजा यहाँ पर जो है नहीं आए या आक्रमण नहीं किया, तो वहाँ की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी बोल करके, तो वो यहाँ पर वो जो है आते हैं, है ना। और यहाँ मतलब उसका प्राथमिक गोल क्या था, उद्देश्य था यहाँ आकर के प्रॉफिट कमाना था, है ना। और प्रॉफिट कमा करके, लाभ कमा करके अपने देश में ले जाना है, ये उसका मतलब प्राथमिक उद्देश्य था। तो आगे क्या होता है, यहाँ आगे का पॉइंट में हम देख सकते हैं। These learning centers provided instruction in India, subjects in languages such as Sanskrit, Arabic and Persian. Persian was also the court language. तो जब यहाँ पर आए ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ कई सारे लर्निंग लर्निंग सेंटर्स जो है थे, जो एग्जिस्टेंट लर्निंग सेंटर थे, और उसमें जो है संस्कृत मुख्यतया पढ़ाया जाता था, अराबिक भी पढ़ाया जाता था और पर्शियन भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा सा मतलब ये करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। आ, थोड़ा सा हम लोग फिर से शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं कंटिन्यू कर रहा था। अराबिक और पर्शियन, पर्शियन वाज ऑल्सो द कोर्ट लैंग्वेज, और जो पर्शियन भाषा था वो जो है अदालतों में उसका बृहत्तर पैमाने पर यूज किया जाता था। अब आगे क्या होता है फिर, चार्टर एक्ट 1813 में जो है वो बनता है ना। 1813 में वो जो है चार्टर एक्ट बनता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वाज द कंट्रीज फर्स्ट कंक्रीट स्टेप टुवर्ड मॉडर्न एजुकेशन, और ये पहला जो है ये प्रयास था चार्टर एक्ट 1813 का, और इसके माध्यम से एक मतलब प्राथमिक तौर पर आ, ये पहचान लिया जाता है कि भाई एक कानून बनना चाहिए एजुकेशन के लिए, है ना, किस तरह से लोगों को एजुकेट किया जाए इसके संबंध में, और उसको नाम दिया जाता है चार्टर एक्ट 1813। आगे बोल रहा है, दिस एक्ट अलॉटेड एन एनुअल सम ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपया उसको जो है एलोकेट किया जाता है ना, कि भाई एजुकेशन चलाने के लिए या एजुकेट करने के लिए 1 लाख रुपया उसे एलोकेट किया जाता है। बाय द टाइम मिशनरीज वेर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंट्री, और इस समय तक यानी कि 1813 ईस्वी तक जो है वो मिशनरी संस्थाएं भी जो है यहाँ पर आ चुकी थी।
एंड वर इन्वॉल्व इन दिस फील्ड। और वो अपने साथ, जैसे आज भी हम देख सकते हैं, विभिन्न सारी मिशनरी संस्थाएं हैं, विभिन्न सारी कई सारी चर्चेस हैं, और चर्चेस के साथ अ, कई सारी स्कूल्स भी उनके होते हैं। इतना ही नहीं, कई सारे जगहों में तो मतलब मेडिकल सुविधाएं भी होती है, यानी कि मिशनरीज लोगों का हॉस्पिटल्स भी होते हैं। तो मिशनरीज ने क्या किया, मेनली वे जो है वो धर्म के प्रचार के लिए वो यहाँ पर आए थे, और अपने साथ उन्होंने एजुकेशन को भी जोड़ दिया। इसके बाद हॉस्पिटल्स भी खोले, ताकि लोगों का सेवा किया जा सके, है ना। आगे बोल रहा, हाउएवर दे प्राइमरीली प्रोवाइडेड रिलीजियस एजुकेशन। तो सबसे पहले जो मिशनरीज का जो प्राथमिक जो अ, काम था, वो था, उनका उद्देश्य था कि यहाँ भारत में आकर के वो रिलीजियस एजुकेशन जो है, लोगों को रिलीजियस एजुकेशन वो जो है देंगे, है ना। तो रिलीजियस एजुकेशन जो है वो यहाँ पर देना शुरू किए, विद द प्राइमरी गोल ऑफ क्रिश्चियनाइजिंग द हीथन नेटिव्स। और यहाँ पर उसका उद्देश्य था कि लोगों को क्रिश्चियन की शिक्षा जो है यहाँ दिया जाए। क्रिश्चियन धर्म की जो शिक्षा जो है, यीशु की शिक्षा, ईसा मसीह का जो शिक्षा है, उनका जो शिक्षाएं हैं, उनको देना जो है वो शुरू किया। फॉलोइंग द चार्टर एक्ट देयर वाज ए schism division among the British over the mode of education to provide to Indian between Anglicist and Orientalist। तो कुछ मतलब आगे जाकर के थोड़ा सा डिबेट होता है, दो पार्ट में बंट जाता है कि किस प्रकार से जो है एजुकेशन किया जाए, एजुकेट किया जाए। तो उनमें दो धाराएं थी, एक धारा था एंग्लिसिस्ट और दूसरा धारा था ओरिएंटलिस्ट, है ना। ये दो धारा आप लोग याद कर लीजिएगा, ये है एंग्लिसिस्ट और दूसरा धारा था ओरिएंटलिस्ट। तो इसी बैकग्राउंड में, इसी समय जो है वो लॉर्ड मैकाले का पदार्पण होता है। कब? 1834 ईस्वी में, ठीक है। लॉर्ड मैकाले अराइव्ड इन इंडिया एज प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कमिटी। वो आते हैं किसके तौर पर, मतलब जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, है ना। वो अध्यक्ष के तौर पर आए, किसके तौर पर, जनरल कमिटी का अध्यक्ष के तौर पर वो यहाँ पर आते हैं। उसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोल सकते हैं GCPI। और वो 1834 में आते हैं, जून 1834 में, ठीक है। तो वो आते हैं, और जैसे यहाँ पर बोला गया है एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, मतलब जो दो धाराओं के जो लोग थे, उनका एक धारा के लोग, जैसे कि ये ओरिएंटलिस्ट लोगों का क्या था, क्या विश्वास था, उनका कहना था कि ओरिएंटलिस्ट बिलीव दैट इंडियन शुड बी एजुकेटेड इन देयर नेटिव लैंग्वेजेस। तो ओरिएंटलिस्ट लोगों का कहना था कि यहाँ जो है, क्योंकि ये भारत है, विभिन्न भाषा भाषी के लोग रहते हैं, तो ओरिएंटलिस्ट लोगों का कहना है कि लोगों को भारतीय भाषाओं, जिस भी भाषा में वो, मतलब जो जिस मातृभाषा में जो है वो बोलते हैं, उनकी अपनी भाषा में उसे एजुकेट किया जाना चाहिए, है ना। आगे को हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ लॉर्ड मैकाले के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। तो लॉर्ड मैकाले चाहते क्या थे, आखिर किस प्रकार का एजुकेशन पॉलिसी को वो बनाए, वो बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर बोल रहा है, लॉर्ड मैकाले विश टू कल्टीवेट ए ग्रुप ऑफ इंडियंस हु कुड सपोर्ट एंड अपहोल्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो लॉर्ड मैकाले का
का जो एजुकेशन पॉलिसी था हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब वो अंग्रेज यहाँ पर आए तो उनका जो ब्रिटिश रूलर, जो ब्रिटिश शासक थे, उनका यहाँ मेन गोल था कि यहाँ हम शासन व्यवस्था को कैसे चलाएं, और लॉर्ड मैकाले ने ठीक वही वही किया, है ना। वो था कि कुछ लोगों को, है ना, भारत के कुछ लोगों को, कुछ समूह को हम क्या करेंगे, उसे एजुकेट करेंगे, सपोर्ट एंड अबॉल ब्रिटिश इंटरेस्ट। और जो एजुकेटेड जो व्यक्ति होंगे, जो समूह होगा, वो क्या करेंगे, ब्रिटिश का जो उनका जो रुचि है, या फिर ब्रिटिश का जो उद्देश्य है, ताकि उनका रक्षा किया जा सके, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को कैसे सुचारू ढंग से चलाए, उसके लिए वो लॉर्ड मैकाले ने कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल को उन्होंने एजुकेट किया, या एजुकेट करना चाह रहे थे, ऐसा उनका मानना था। दिस ग्रुप वुड बी इंडियन बाय ब्लड, और उनका कहना था, है ना, लॉर्ड मैकाले के सोच के अनुसार, कि जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी समूह होगा, जो पढ़े लिखेंगे, तो वो भले ही वो इंडियन, उसका उसके अंदर में भारतीय खून बह रहा होगा, बट इंग्लिश बाय लाइक्स, लेकिन वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, उनके विश्वास को, उनके नीतियों को, और उनके जैसे सोचने वाले वो होंगे। यानी अंग्रेज के जैसे सोचना, उनके जैसा, उनकी उनकी धारणाएं, है ना, उनकी जैसी पसंद नापसंद, जैसे अंग्रेज अगर ये चीज पसंद करते थे, वो तो वैसे लोग जो इस एजुकेशन शासन एजुकेशन व्यवस्था से निकलेंगे, वो वैसे ही विश्वास वो करेंगे, जैसे ही अंग्रेज जिस प्रकार से वो लोग पसंद करते थे, वो उसी चीज को वो पसंद करेंगे। तो इस प्रकार का एक ग्रुप, जिस प्रकार से अंग्रेज जो चाहती थी, उसका जो जैसा इंटरेस्ट था, उनका जो जैसा सोच था, है, और उनकी जो जैसे धारणा थी, वो वैसे ही उसको वो करते थे। तो यही लॉर्ड मैकाले चाहते थे। ही बिलीव दैट इंडियन लर्निंग वाज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है, ये बोल्ड में लिखा हुआ है ना। इसमें क्या बोल रहा है, लॉर्ड, वो बोल रहा है यहाँ पर, इंडियन लर्निंग वाज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। यहाँ साफ तौर पर बता रहा है कि जो भारतीय शिक्षा है, या शिक्षा व्यवस्था है, तो वो यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था से निम्न कोटि का है, यानी वो दोयम दर्जा का है, उनका मानना था। विच वॉज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेस एट द टाइम। और ऐसा मानना था लॉर्ड मैकाले का, कि ये जो है बहुत ही जरूरी है, और सही भी है, कि भारतीय के लिए या अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लिए भी वो वही जो है सही है, उचित है ना। आगे फिर बोल रहा है क्या, आगे बोल रहा है, और इस प्रकार की बातें, जो उपरोक्त बातें बताई गई, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो है लॉर्ड मैकाले के मिनट में, यानी जो मिनट जो लिखा गया था, जो पांडुलिपियां लिखी गई थी, है ना, 1835 में, ये सब बातें जो है उसमें पूरी तरह से लिखा गया था। तो लिखा क्या गया था, सीधा सीधी बात है, उसमें लिखा गया था कि भारत को जो है इंग्लिश में एजुकेट किया जाएगा, और एजुकेशन का, उस एजुकेशन का उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य यही होगा कि वो ब्रिटिश रूलर के जो शासन व्यवस्था का जो उद्देश्य है, उसके उद्देश्य की
पूर्ति करेंगे, यानी कि उसमें जो तमाम जो लोग होंगे तो वो जो है वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लिए काम करेंगे, उसके लिए नौकरी करेंगे, उसके लिए ही जो है समर्पित रहेंगे, है ना? तो ये सारे चीज़ें जो है लॉर्ड मैकाले का जो मिनट है 1835 में जो उन्होंने बनाया था, उसमें ये तमाम चीज़ें लिख लिखी गई थी, इसमें यही सब बताई गई थी। तो अब सवाल उठता है कि आज क्या जो एजुकेशन शासन व्यवस्था है भारत का, क्या वो लॉर्ड मैकाले के आधार पर ही है? हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो ऐसा ही है। वो लॉर्ड मैकाले के जो नीति थे, नियम थे, जो उसके उद्देश्य हैं, आज भी कहीं न कहीं उससे वो प्रभावित था और मेरे विचार में ये कोई खराब जो है वो विचार नहीं था। अब भी जो है वो प्रासंगिक है। लॉर्ड मैकाले का जो सोचना था कि इंग्लिश के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से जो है लोगों को एजुकेट किया जाए और आप देखेंगे अब इसमें भी कर कई सारे कंट्रोवर्सीज़ हो सकते हैं, वाद-विवाद किया जा सकता है, लेकिन ये बात उतना ही सच है कि आज का जो एजुकेशन व्यवस्था है, वो जो है इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि इंग्लिश जो है हमारे शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है और जो भी इंग्लिश पढ़ता है या इंग्लिश में अच्छा से उन्होंने कमांड कर लिया है या उस माध्यम से अंग्रेजी माध्यम से जो भी बच्चा या युवा जो है आगे की हायर एजुकेशन को जो है वो डिग्री लेते हैं, पढ़ते हैं, अपना एजुकेशन पूरा करते हैं, तो ये ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनका जो है जो भविष्य है वो सुरक्षित रहता है। आप देखेंगे हमारे भारत के बीच में भारत में जो है कई सारे पब्लिक स्कूल आपको मिलेंगे, कई सारे निजी विद्यालय मिलेंगे, जहाँ पर फुल्ली जो है इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से ही स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाई जो है वहाँ किया जाता है और उनकी भविष्य सुरक्षित भी रहती है। और अव्वल तो यह है कि कई अच्छे-अच्छे विद्वानों की जो किताबें हैं, वो आपको हिंदी मीडियम में वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है या नहीं मिलती है, लेकिन अच्छे-अच्छे विद्वानों के किताब जो है आपको इंग्लिश में मिल जाएँगे। चाहे आप साइंस का ले लीजिए, मैथ का ले लीजिए, बायो के किताब का, आर्ट्स का, किसी भी प्रकार की किताब को आप इंग्लिश राइटर्स का आप इज़िली कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हैं। आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन भी मिल जाएँगे, लेकिन वही हिंदी राइटर्स के या हिंदी के जो लेखक हैं, है ना? बहुत कम आपको अ, ऐसे लेखक जो हिंदी में लिखे हैं, है ना? विभिन्न विषयों पर, तो बहुत कम आपको हिंदी में मिलेंगे और जो इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश के माध्यम से वो शिक्षा को जो है पूरा किए हैं, उनका निश्चित तौर पर जो है वो अ, भविष्य जो है उज्ज्वल रहता है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात क्योंकि हम विभिन्न राज्यों में रहते हैं, हमारा देश विभिन्न भाषा-भाषी समूह, खान-पान, विभिन्न प्रकार के अ, विभिन्नताओं के साथ हम इस देश में रहते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम अपने आप में जो कम्युनिकेट करते हैं एक-दूसरे के साथ, तो विभिन्न तरह के भाषाएँ बोले जाते हैं। यहाँ तक कि कई स्टेट में एक ही स्टेट में जब हम देखने जाएँगे,
या अध्ययन करने जाएंगे या फिर अवलोकन करेंगे, तो उसमें भी कई सारे उपभाषाएं हैं और उनमें मुख्य भाषाएं हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम झारखंड की बात करें, तो झारखंड में मुख्यतया हिंदी बोली जाती है। हिंदी को यहाँ पढ़ा और समझा जाता है, ये मुख्य तौर पर ये मुख्य भाषा। लेकिन उसमें भी कई सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जैसे संथाली हो गया, हो गया, कुरुक हो गया, आ, खड़िया हो गया। इस प्रकार से कई सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस है, बहुत बड़े पैमाने पर वो बोली जाती है। बंगला हो गया, तमिलनाडु भी उसी प्रकार से तमिल बोली जाती है, पंजाब में भी उसी प्रकार से पंजाब बोली जाती है। और वहाँ पर भी उनकी अपनी कुछ उपभाषाएं हैं, कुछ उसके अंतर्गत कुछ जो कोलोक्वल होते हैं, जो आम बोलचाल की भाषाएं होती है, तो वो अलग अलग ग्रुप के अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं। तो एक स्टेट में कई सारी भाषाएं एग्जिस्ट करती हैं भारत में। तो उस नाते भी अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का एक बहुत अच्छा जरिया या एक मानक जरिया जो है बन गया है। क्योंकि हिंदी को जैसे एक प्रकार से बोला जाए तो ये उत्तर भारत में, बड़े पैमाने पर तो उत्तर भारत में जो है बोली जाती है, लेकिन दक्षिण में जो है अगर आप हिंदी बोलना जाएंगे तो वहाँ बहुत कम उसे बोली जाती है या समझी जाती है। तो उसके जगह में अगर हम इंग्लिश से अगर कम्युनिकेट करना चाहें तो बहुत इजीली लोग जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये कड़वा सच है कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और उसमें अलग अलग भाषाएं हैं। एक स्टेट के लोग पूरी तरह से अलग भाषा बोलते हैं, दूसरे स्टेट के लोग पूरी तरह से अलग भाषा बोलते हैं। तो सबसे अच्छा जो जरिया है, आ, जैसे हम इंग्लिश को ये करें तो हम अगर तमिलनाडु चले जाएं, केरला चले जाएं, कर्नाटक चले जाएं, जो दक्षिण के राज्यों में हम इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं वो इजीली, अगर थोड़ा भी पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहना चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं, हम उसे इजीली हम उसे समझा पाते हैं। वो भी उसी प्रकार से इंग्लिश में हमसे कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं। अब जो चाहते हैं, है ना, जैसे हम खाना पीना अगर कुछ दक्षिण के राज्यों में गए हुए हैं तो हम क्या खाना चाहते हैं या क्या पीना चाहते हैं या हमारी क्या पसंद है, उससे हम जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हम बता सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन वही है कि जैसे भारतीय भाषा में, जैसे अगर हम मैं अगर हिंदी भाषी हूँ, अगर हिंदी में बात करना चाहूँ तो हो सकता है मुझे वहाँ बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी, हर जगह वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए भी इंग्लिश को बहुत प्रिफर किया जाता है। तो जिस भी कारण से लॉर्ड मैकालेज ने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, तो वो जाने अनजाने आज भी जो है उतना ही प्रासंगिक है और अच्छा है। और उसने बहुत सारे भाषाई समूहों को, जातीय समूहों को, धार्मिक समूहों को भी भारत में उन्होंने जोड़ करके रखा है। और ये जो उसका पॉलिसी था, मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगते। हालांकि वो उस समय जब जो है वो एजुकेशन पॉलिसी 1835 में उन्होंने लिखे या डिस्कस किए, इंग्लिश एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया, तो वो बेसिकली वो ब्रिटिश रूलर को जो है वो उसके इच्छाओं की पूर्ति करना वो चाह रहे थे। लेकिन उसका जो अभी जो उसका प्रभाव है आज के एजुकेशन व्यवस्था में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और बहुत अच्छा इम्पैक्ट हम उसे मान सकते हैं अभी अभी के समय में भी। तो यही था आज के लिए। आज के इस सेशन को हम
बहुत ही अच्छा से हम इसको हम डिस्कस किए। तो बहुत अच्छा था आज का ये सेशन, और लॉर्ड मैकाले को और बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत गहराई से हमें उसको जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबको। थैंक यू।